सभी को प्रणाम। डे 70 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण, हम लोग इसके अंतर्गत शीर्षक पढ़ रहे हैं बच्चों का नैतिक विकास। इसी के अंतर्गत आगे आज उसी शीर्षक के अंतर्गत है कि नैतिक प्रत्यय का विकास कैसे किया जाए। देखते हैं क्या बताया जा रहा है। एज ए गार्जियन, एज ए माता पिता, एज ए समाज की एक इकाई के रूप में हमारा क्या कर्तव्य बनता है, यहाँ क्या गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि बालक ही किसी भी राष्ट्र के आधार बनते हैं, वही युवा बनते हैं, वही सयाने होते हैं, तो आगे चल के अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने आप का, अपने राष्ट्र का, अपने विश्व का वो एक धरोहर बनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है, जब वो शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, किशोरावस्था में हो, तो हम उनके बचपन को निखारें, उनकी मतलब जो एक उनके अंदर जो गुंजाइश है सुधार की, उनके अंदर जो निखार की, परिष्कार की, हम उसमें क्या अपना कर्तव्य निभाते हैं, ये आगे देखते हैं। नैतिक प्रत्ययों का विकास। नैतिक प्रत्ययों का सीखना नैतिक विकास का दूसरा अंग है। इसमें बालक उचित और अनुचित के सिद्धांतों को सीखता है। बहुत छोटे बालक के लिए यह समझना कठिन होता है। जब बालक में इतनी मानसिक शक्ति आ जाती है कि वह विभिन्न बातों का विश्लेषण और संश्लेषण कर सके, तब वह इन सब सिद्धांतों को समझ सकता है। तभी वह एक परिस्थिति में सीखे हुए आचरण नियमों को दूसरी परिस्थिति में लागू कर सकता है। भाषा कौशल में निपुणता प्राप्त करने के साथ नैतिक प्रत्ययों को समझने की शक्ति भी बालक में बढ़ जाती है, क्योंकि तब अमूर्त सिद्धांतों और वास्तविक परिस्थितियों के परस्पर संबंध को समझना उसके लिए पहले से सरल हो जाता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, वैसे जैसे उसके अंदर एक मानसिक शक्ति आती चली जाती है। कोई भी घटनाक्रम को वो एक तरह से कोरिलेट करके देखता है, विश्लेषण करता है, फिर संश्लेषण करता है, अपने आचरण नियमों को दूसरी परिस्थितियों में लागू करता है। यानी जैसे जैसे उसकी समझ विकसित होती है, वैसे वैसे वो अपनी नैतिक प्रत्ययों का विकास उसके अंदर होते चला जाता है। अपने कार्यों के फलस्वरूप बालक अपने आचरण को अच्छा या बुरा मानता है। बड़ा होने पर बालक को यह समझना चाहिए कि उसके कार्यों का सामाजिक फल क्या होगा। उसे अब यह सोचना चाहिए कि उसके किसी आचरण के बारे में उसके समूह के लोग क्या सोचेंगे। समूह के संपर्क से ही वह समझ पाता है कि उसके व्यवहार के बारे में दूसरे क्या सोचते हैं। अपने अथवा दूसरे के कार्यों के औचित्य अथवा अनौचित्य को समझ सकने की योग्यता स्वयं अपने व्यक्तिगत अनुभवों से आती है, न कि नैतिक सिद्धांतों पर दूसरे का प्रवचन सुनने से। बालक यहाँ पर जब उसके अंदर वो समझ विकसित होने लगती है, वो बड़ा होने लगता है, तो खुद अपने अनुभवों के आधार पर, अनुभूति के आधार पर वो सोचता है कि कोई भी कार्य का या उसके आचरण का, व्यवहार का क्या फलाफल है। नहीं तो वो सिर्फ प्रवचन सुनकर जब तक उसको अनुभूति स्वयं नहीं होगी, वो नहीं समझेगा। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में अनुभव का बहुत महत्व होता है। बच्चों के नैतिक प्रत्ययों के संबंध में कई परीक्षण हुए। उनसे यह पता चलता है कि नैतिक प्रत्यय और बुद्धि तथा प्रौढ़ता में घनिष्ठ संबंध है। मैकालो और वाटकिंस ने 2500 बालकों को सबसे अधिक पापपूर्ण बातों की सूची बनाने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि 9 वर्ष की उम्र तक बच्चे के प्रत्यय मूर्त और निश्चित होते हैं। इस अवस्था तक अमूर्त बातों को समझना उनके लिए कठिन होता है। 9 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे अधिक पापपूर्ण बातों का संबंध माता की अवज्ञा करना अथवा छोटे पशुओं को चोट पहुंचाना था। 9 वर्ष के बाद नैतिक विकास का घेरा कुछ बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ, जब बच्चे चोरी करना बुरा मानते हैं, चाहे जिस वस्तु की चोरी की जाए, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब उनमें चोरी करने का सामान्य प्रत्यय बन गया है। बच्चों के उत्तरों से उचित और अनुचित के ज्ञान के स्रोत का अनुमान किया गया और यह देखा गया कि वे इसका ज्ञान बहुधा अपनी माँ से सीखते हैं। उनके उत्तरों में पिता की ओर संकेत बहुत कम ही मिलते हैं। कहा भी जाता है कि कोई भी बालक या बालिका हो, उसकी प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है। माँ जैसी शिक्षा देती है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो बच्चा यहाँ जो 9 वर्ष के तक या 9 वर्ष के पहले तक अपनी माँ के आचरण और व्यवहार से, उनकी सीख से सीखता है और पिता से कम ही सीखता है, क्योंकि माँ के साथ वो अधिक समय गुजारता है। तो इस समय तक बातें जो है अपने उसके जो भी होते हैं 9 वर्ष की उम्र तक बच्चों के प्रत्यय मूर्त और निश्चित होते हैं। इस अवस्था तक वो अमूर्त बातों को समझना उसके लिए कठिन होती है। वह वही बातों को समझता है जो उसके सामने सही मतलब दिखाई देता है। वो उसको गलत या सही नहीं समझता है, बस उसके सामने जो होता है उसी को सही समझता है। इसलिए माँ का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे के सामने अपने नैतिक विचार, नैतिक व्यवहार, नैतिक आचरण इस तरह से रखे कि जो रियल में मूर्त हो और वो सत्य हो, क्योंकि बच्चा माँ से सीखता है। अब इसी में आगे है कि व्यवहार और ज्ञान का क्या संबंध है।
कुछ परिचयात्मक अध्ययनों से पता चलता है कि नैतिक प्रत्यय के होने से यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति तदनुकूल नैतिक व्यवहार भी दिखलाए। हार्टसोन और मे ने देखा कि धोखा देने के अर्थ को समझ लेने पर विशिष्ट परिस्थिति के आने पर बच्चे अपनी धोखा देने की प्रवृत्ति का संवरण नहीं कर सके। एक परीक्षा में 133 विद्यार्थियों को नकल करते पाया गया। इनमें 89% ने बताया कि वे जानते थे कि नकल धोखा है। अपराधी बालकों के संबंध में नैतिक प्रत्यय और नैतिक व्यवहार के अंतर को अच्छी तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि ये लड़के बहुधा उचित और अनुचित का ज्ञान रखते हुए भी असामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। हाई स्कूल के विद्यार्थियों तथा अपराधी बालकों के नैतिक प्रत्ययों के ज्ञान में बड़ी समानता थी। बेवर ने किसी जेल स्कूल की 128 लड़कियों से एक क्रम से 16 बुरी बातों की सूची बनाने के लिए कहा। उनकी सूचियों से बेवर को ज्ञात हुआ कि उनमें उतनी ही अंतर्दृष्टि होती है जितनी विश्वविद्यालय की लड़कियों में होती है। इन सब निष्कर्षों का तात्पर्य केवल इतना ही है कि उचित और अनुचित का ज्ञान किसी को अनैतिक व्यवहार से रोकता नहीं, अर्थात नैतिक प्रत्यय और नैतिक व्यवहार में अंतर पाया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेने का तात्पर्य यह नहीं होता है कि व्यक्ति तदनुकूल व्यवहार भी दिखलाए ही। सही बात है, हम कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञान प्राप्त कर ले। जैसे हम लोग सब जानते हैं शराब पीना मना है, लेकिन फिर भी देखो शराब पीने वाले की संख्या अधिक होती है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि सिगरेट करना, पीना या किसी प्रकार का नशा करना जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी देखो उतना ही लोग नशा करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नैतिक बातों को जान ले, नैतिक ज्ञान हमारे पास आ जाए तो उसको हम व्यवहार में उतार ही लें। इन दोनों को बारे में यहाँ पर विभिन्न शोधार्थियों ने बताया है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो ज्ञान प्राप्त है उसको हम आचरण में ले आए ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव हो सकता है तभी जब हमारे अंदर वैसी विल पावर स्ट्रांग हो। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि व्यवहार और ज्ञान का संबंध जो होता है कभी कभी तदनुकूल नहीं भी होता है। विकास की अन्य अवस्थाओं के सदृश नैतिक विकास भी एक क्रम से चलता है, अतः बालकों के संबंध में यह पूर्व अनुमान किया जा सकता है कि किस अवस्था पर कौन से नैतिक विकास के क्रम में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बड़े धीरे धीरे आता है। विकास की एक अवस्था महीनों तक चल सकती है। नीचे नैतिक विकास की केवल 3 प्रधान अवस्थाओं का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। पहला है शैशव में नैतिकता, दूसरा है प्रारंभिक बचपन में नैतिकता और तीसरा है बचपन के अंतिम दिनों में नैतिकता। यहाँ व्यवहार और ज्ञान के संबंध में बताने के क्रम में बताया जा रहा है कि नैतिक विकास की केवल 3 प्रधान अवस्थाओं को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बालक धीरे धीरे आता है। तो पहले शैशव अवस्था होती है, फिर उसके प्रारंभिक बचपन शुरू होते हैं, फिर बचपन के जो अंतिम दिन होते हैं उसमें उसकी क्या नैतिकता होती है। तो यहाँ बहुत ही तरीके से बताया जा रहा है कि बच्चा में ये क्या होता है। इसमें एक हम लोग आज ले लेते हैं, फिर बाकी 2 को कल अगले नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग सुनेंगे। पहला है शैशव में नैतिकता। पीछे कहा जा चुका है कि शिशु न तो नैतिक होता है न अनैतिक। हम लोगों ने पढ़ा भी है इसको। वह विनैतिक होता है यानी नन मोरल होता है। तो उसे उचित और अनुचित कार्यों को सीखना है। समाज द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत नैतिक नियमों का अर्थ बालक के लिए कुछ नहीं होता। उसके व्यवहार स्वाभाविक प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। सुख और दुख की अनुभूति के आधार पर वह किसी कार्य के औचित्य और अनुचित के विषय में निर्णय करता है। उसे कार्य में किसी लाभ अथवा हानि होती है उसकी उसे चिंता नहीं रहती। बिना बुरे परिणाम को जाने बच्चे के लिए समझना कठिन हो जाता है कि उसका कोई कार्य बुरा है। वह सोचता है कि उसके व्यवहार का संबंध केवल उसी से है और जब तक उसे किसी कार्य का रुचिकर अनुभव नहीं मिलता तब तक उसमें सुधार लाना वह आवश्यक नहीं समझता है। प्राय हम देखते हैं बच्चे काफ़ी कॉस्टली सामान जो होते हैं चीज़ें होते हैं उसको तोड़ दिया करते हैं या गिर जाता है तो उन्हें इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं अपने बच्चों में ही देखती थी, काफ़ी क्रॉकरी महंगे होते थे, टूट जाते थे, बोले टूट गया। बहुत सिंपल वे में बोलते थे। जब हम उन्हें बताते थे कि तो वो काफ़ी कॉस्टली था तब भी उन्हें ये समझ में नहीं आता था क्योंकि उनको कीमत की पता ही नहीं है। तो बच्चे जो बहुत शैशव अवस्था में होते हैं तो वो तो एकदम बिल्कुल नहीं है, या प्रारंभिक बाल्यावस्था में होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं जब तक उन्हें इस कार्य को बुरा नहीं समझते हैं या फिर उन्हें रियल में कीमत उसकी समझ में नहीं आती है। 3 या 4 वर्ष की अवस्था से बच्चा कुछ समझने लगता है। जिसे लोग चाहते हैं वह कार्य अच्छा है और जिसकी लोग निंदा करते हैं वह कार्य बुरा है। इस समय दूसरों के प्रति किसी कर्तव्य की भावना उसमें नहीं रहती।
अतः जो मन में आता है वह करता है, किसी को प्रसन्न करने की भावना उसमें नहीं रहती। उसके कार्य से यदि दूसरे को किसी प्रकार का दुख पहुंचता है तो उसमें पश्चाताप की भावना नहीं आती। सहसों में संपत्ति अधिकार की भावना बच्चे में नहीं रहती। बच्चे को जो अच्छा लगता है उसे वह उठा लेता है। वह यह नहीं सोचता कि यह किसकी वस्तु है। दूसरे के खिलौने अथवा किसी दुकान के खिलौने को वह बिना संकोच के उठा लेगा। यह सब करने में उसमें चोरी की भावना नहीं होती है। तो सहसा अवस्था में बच्चे की नैतिकता का क्या होता है, मोरल क्या होती है, उसे खुद इसकी समझ नहीं होती है। देखते हैं हम प्राय छोटे बच्चों को दुकान वगैरह में ले जाते हैं, खिलौना देखकर जिद करते हैं हमें लेना है, हमें लेना है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं है कि हमें क्यों लेना है, या फिर लेना है तो इसकी कीमत हमारे माँ बाप चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। या फिर देखते होंगे, जैसे प्राय मैं ही अपने मुझे बचपन की एक बात याद आती है कि कोई नोट पैसे के रूप में दिया करते थे तो हम लोग बोलते थे नहीं ये तो एक ही नोट है, चलो चेंज पैसा कोई एक दो सिक्के दे दिए तो लगता था ये तो ज़्यादा है। काउंटिंग में जाते थे, उसकी कीमत पर और उसके क्या मतलब मूल्य है उस पर नहीं जाते थे। तो ऐसे नैतिक जो हमारे सहसावस्था में या प्रारंभिक बचपन में जो बचपन होते हैं ऐसे ही होते हैं। तो फिर इसमें हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि क्या बताया जा रहा है कि बचपन में नैतिकता क्या होती है और बच्चे उसमें प्रारंभिक अवस्था में कैसे क्या सीखते हैं और उसमें हमारी क्या भूमिका होती है। सभी को धन्यवाद। आशा है सबको स्वाध्याय अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।